चलिए। तो ये आप लोग का जो वीडियो है नेक्स्ट पार्ट 2 जो है क्लास 6 के लिए, इस चैप्टर जो है द एरा ऑफ हर्षा, वो पार्ट 2 जो है मैं अब अपलोड कर दूंगा कुछ देर के बाद, ठीक है। तो मैं आज रात के समय में समय निकाल करके ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्ट 1 अपलोड ऑलरेडी कर लिया था। सेकेंड पार्ट आप लोग को जो है मैं देने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग सफ़र ना हो। मैं आप लोगों को बीच सफ़र मज़ेदार में छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप सभी का जो है मैं चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और आप लोग भी प्रयासरत हैं, मेरे वीडियो को ज़रूर वॉच करें, देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि जो है आप लाभान्वित हो सके और दूसरों को भी लाभान्वित करें इस वीडियो से, ठीक है। तो चलो, हम लोग कल देख चुके थे हर्षा के बारे में कि कैसे हर्षवर्धन पीरियड आया, उसका जो है फाउंडर कौन था, कौन जो है उसके बाद आया, और फिर जो है हर्ष के जो है इम्पोर्टेंट रूलर साबित में आता है ना, उसके बारे में देखे। फिर एडमिनिस्ट्रेशंस देखे कि किस तरह से वो शासन करता है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे रिलीजन्स के बारे में, हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। रिलीजन, तो रिलीजन क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं धर्म। जैसे आप जो है सपोज कर लो, आप जो है रिलीजन में कोई हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में भी क्या है, बहुत सारे कोई जो है दुर्गा को मानते होंगे, कोई बजरंग बली को मानते होंगे, कोई जो है शिव को मानते होंगे, कोई विष्णु को मानते होंगे। तो यहाँ भी सैमीज और वैष्णवीज आ जाते, जो शिव को मानने वाले को सैवीज बोलते थे और विष्णु को मानने वाले वैष्णव बोलते थे, ठीक है। उसी तरह से हर धर्म में, हर रिलीजन में जो है अपने अपना आयाम होता है, उसका जो है एक ब्रॉड रेंज होता है, ठीक है। तो रिलीजन हम देखेंगे हर्षा के पीरियड में लोग कैसा धर्म जो है अपनाते थे, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो हर्षा पीरियड के समय में मेनली 2 सेक्ट्स चलते थे, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म चल रहा था। तो हिंदू धर्म में जो है शिवा और उन लोग बिगिनिंग में क्वेश्चन आता है कि हर्ष जो है सबसे पहले क्या किस धर्म को मानता था, तो हिंदू धर्म को मानता था। और हिंदू धर्म में किस देवी देवता को मानने वाला था, तो शिव को मानने वाला था, यो शिव जी का पूजा करने वाला था, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है सूर्य को भी वो मानता था, ठीक है, जो गॉड सन है। तो कैसे पता चला कि भाई वो धर्म जो है मानता है, कोई कह देने से तो नहीं होगा, इसीलिए इसको सोशल साइंस नाम है। सोशल साइंस में प्रूफ किया गया है। तो कैसे प्रूफ किया जाता है, जो उन लोग पहले जो चीज़ यूज करते थे उसी के आधार पर आज हम लोग जब खुदाई करते हैं ज़मीन से, जो उनके सिक्के मिलते हैं, मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेस मिलता है उसी के आधार पर हम उसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या किए थे कि हर्षवर्धन के समय का जो सिक्का है, जो है क्वाइंस है, वो पाया गया है फर्रुखाबाद में। तो फर्रुखाबाद कहाँ है, यूपी में एक जगह है, ठीक है। वहां पर उनके सिक्के पाया गया, और उस सिक्के में जो है पार्वती और सूर्य का जो है फोटो बना हुआ था, इमेजेस बना हुआ था। तो सपोज कर लीजिए, अगर आप जो है शिव जी को मानते हो और आप अपने किताब में हर जगह शिव 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 लिखते हो, और जो है सपोज कर लीजिए यहाँ पर प्रलय हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, धरती समाप्त हो जाती है, और हजारों साल के बाद फिर कोई जीवन आएगा, तो वो मिट्टी को क्या करेगा, मिट्टी को निकालेगा 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 निकालेगा, घर बनाने के लिए कोड़ते जाएगा। जब वो मिट्टी को निकालेगा, जब जो मिट्टी जो बाहर करेगा, तो उससे जो है तुम्हारी जो यूज की हुई किताब है उसको मिल जाएगी। तो किताब जब खोलेगा तो देखेगा, उसको जानेगा कि ये ओम ओम क्यों लिखा है भाई, ये शिव शिव क्यों लिखा है। तो समझ में आएगा कि वो शिव को ज़्यादा पसंद करता था, शिव को मानने वाला था, तो उसी से यही ना मतलब निकलेगा। तो बस वही चीज़ यहाँ भी है कि उनके सिक्के में जो है सूर्य और शिव जी का जो है इमेजेस बना हुआ था। तो उससे पता चल गया कि अच्छा, हर्षवर्धन जो है किस रिलीजन को फॉलो करने वाला था, तो वो हिंदू धर्म में जो है शिव को और सूर्य को मानने वाला था, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है हर्ष के जीवन में, क्या कि ये धर्म जो है छोड़ करके, जो शिव यानी जो हिंदू धर्म है उसको छोड़ करके वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो कैसे बौद्ध धर्म अपनाता है, क्यों अपनाता है, तो एक चाइनीज ट्रेवलर आता है हमारे इंडिया में, उनका नाम क्या था उसको याद रख लेना, ये क्वेश्चन आता है, वेनसांग। क्या नाम है, वेनसांग। तो अगर याद नहीं होगा तो एच फॉर हर्षवर्धन और एच फॉर वेनसांग, तो इजिली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो वेनसांग वहां पर आए थे, और वेनसांग जो है अपने बोली से, अपने
जो है विचार से हर्षवर्धन को डाइवर्ट कर देते हैं, उनके मन को विचार को सब बदल देते हैं और जो है हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी वो टॉलरेंट रहते हैं, मतलब सभी धर्म को मानने वाले होते हैं। ये नहीं कि हम बौद्ध धर्म अपना लिए तो बाकी सब धर्मों को जो है क्या करें, नीचा दिखाए, उनको तंग करें, ऐसा उनकी कोई मंशा नहीं थी। वो सारे धर्म को एक लेकर के चलते थे, सबको रेस्पेक्ट देते थे, सम्मान देते थे, इसीलिए टॉलरेंट एंड रेस्टफुल टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन, है ना। जितने भी रिलीजन थी उसके प्रति क्या थे, टॉलरेंट थे, मतलब सबको मान्यता देते थे, सम्मान करते थे, राइट। तो ये चीज आती है उस समय में। और यहाँ से और क्वेश्चन आके निकलता है कि उस समय जो है रिलीजन जो थी हर्षवर्धन के समय में, तो दो सेक्ट्स थे हिंदू के, हिंदू धर्म को मानने वाले दो ग्रुप के लोग थे उस समय में, ठीक है। कौन कौन से थे, वैष्णवीज एंड सैवीज। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि हिंदू धर्म जो है टू सेक्ट्स में हर्षवर्धन के समय में बटा हुआ था, वो कौन कौन था। तो आपको लिखना होगा वैष्णवीज और सैवीज। तो कहेगा कि वैष्णवीज किसको बोलते हैं, यानी जो विष्णु के अवतार या विष्णु को जो मानने वाले ग्रुप थे उसको बोलते थे वैष्णवीज, और जो शिव के अवतार को मानने वाले थे उसको बोलते थे सैवीज। तो हिंदू के दो सेक्ट्स थे, दो रूप थे ये दोनों, ठीक है। तो उस समय थे। और कहा जाता है जब वो हिंदू धर्म में थे तो वो कॉन्फ्रेंस मतलब एक मेला आयोजित करते थे हर 5 साल में। कहाँ पर, प्रयाग में। तो प्रयाग कहाँ है, इलाहाबाद है। इलाहाबाद कहाँ, यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो यूपी में इलाहाबाद जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी में एक प्रयाग जगह का नाम है जहाँ पर संगम लगता था। संगम किसको बोलते हैं, 3 नदियाँ आके मिलती है। कौन कौन, ये गंगा, यमुना और सरस्वती। कौन कौन नदी, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि संगम जो है बनता है 3 नदियों के मिलने से बनता है। तो आपका आंसर होगा गंगा, यमुना, सरस्वती। तो कैसे बनता है, तो इधर से जो है गंगा, फिर यमुना, फिर सरस्वती आकर के ये तीनों जगह एक जगह मिलती है। और कहाँ मिलती है, प्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो जो यहाँ आकर के मिली, ये तीनों नदियाँ आकर के जो मिली, इसी को बोलते हैं संगम। इसको क्या बोलते हैं, संगम। संगम का मतलब मीट, मिलना, ठीक है, वही संगम हुआ यहाँ पर। क्लियर। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो है हर 5 साल में जो है यहाँ संगम में जो है हर्षवर्धन जो मेला लगाता था, कॉन्फ्रेंस लगाता था, और इसी जगह जो है वो बहुत दान दिया करता था लोगों को, ठीक है, आर्म्स दिया जाता था, और बहुत बड़ा दानी आदमी था वो। तो जो भी लोग आते थे लगभग जो है 5 लाख लोगों को जिसको ज़रूरत होती उस समय वो देता था हर 5 साल में। कहा जाता है इतना दानवीर था कि वो देते देते पूरा अपना कपड़े उतार कर दे देता था, इतना था। और एक समय ऐसा है कि वो कपड़ा उतार के दे दिया तो उनका जो है शरीर नंगे हो गए, तो उसको कपड़ा को, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा देते हैं उनकी बहन जिनका नाम है राजश्री। वो राजश्री ला करके कपड़ा उनको पहनाया जाता है, ठीक है। तो सोच लो कितना बड़ा वो दानवीर आदमी थे, राइट। तो ये हर्षवर्धन के बारे में होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये आप इसको याद कर लीजिएगा। माघ मेला जो है लगता है प्रयाग में, कब, हर 5 साल में। जो अभी हमने बताया वही चीज़ है। और उनकी सिस्टर का क्या नाम है, उनका सिस्टर का नाम है राजश्री, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा आप लोग। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि उनका सोशल कंडीशंस क्या थी। उनकी जो सोशल कंडीशंस जो है वहाँ पर क्या थी, वो चीज़ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि सोशल कंडीशंस वहाँ पर क्या थी। सोशल कंडीशन समझते हो ना, सोशल कंडीशंस का मतलब होता है कि सोसाइटी की कंडीशन क्या थी। जैसे आप किसी एरिया में रहते हो, कोई भी जगह पर रहते हो, सपोज कर लो ए एरिया है, ये कोई बी एरिया है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे। तो इस एरिया की कंडीशंस क्या है, इस एरिया की कंडीशंस क्या है, तो कैसे हम लोग पता चलेगा कि समाज में सब लोग मिल करके रहते हैं। तो उस समाज में कौन कौन से वर्ग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, तो बहुत तरह के लोग रहते हैं, है ना। तो सब कोई रहते हैं तो मिलकर रहते हैं। तो हर्षवर्धन के समय भी जो है ना, सोसाइटी जो है बटा हुआ था 4 भागों में। कौन सा, 4 भागों में बटी हुई थी सोसाइटी। तो याद रखिएगा, जिसको वर्ण बोलते थे। कौन सा सिस्टम, वर्ण। तो वर्ण क्या होता है भाई, तो वर्ण होता है एक ग्रुप होता है कि ग्रुप में बटे हुए थे। तो कौन कौन से ग्रुप थे उस समय यहाँ पे, तो ये देखिए आप लोग को याद रख लेना है, इस ग्रुप का नाम याद कीजिएगा।
ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण्स किसको बोलते थे? ये नॉलेज वाले आदमी थे जो वेद पढ़ते थे, शिक्षा देने वाले ग्रुप होते थे, वो हो गए ब्राह्मण्स। और एक ग्रुप जो हुआ जो लड़ने का जो सुरक्षा प्रदान करते थे, अपने सोसाइटी को सुरक्षा प्रदान करते थे, या लड़ने वाले ग्रुप को हम लोग कहते थे क्षत्रिय। तीसरा ग्रुप होता था वैश्य। ये वैश्य क्या होते थे? जो कल्टीवेशन करते थे, खेती करते थे और सारे लोगों को खिलाते थे, उसको बोलते थे वैश्य। और शूद्र किसको बोलते थे? वैसे वर्ग, वैसे ग्रुप के लोगों को बोलते थे जो समाज में जो है गंदे वर्ग, जो छोटे छोटे वर्ग होते थे वो करते थे, जैसे नाली साफ करना, मुर्दों को दफनाना, लैट्रिन वगैरह साफ करना, ये सब गंदे गंदे वर्ग होते थे, तो ये शूद्र कहलाते थे। तो समाज को 4 भाग में बांट दिया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ण। ठीक है। तो कौन कौन सा वर्ण हो गया? ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। तो याद रख लेना इसको भी। ठीक है। तो समझते हुए चलना, तो आपको लिए इजी होगा, रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो शूद्र की जो है, इसमें जो है, अब कहोगे कि सर ये चारों वर्णों में सबसे अच्छी कंडीशंस किसकी थी? तो ब्राह्मण की कंडीशंस बहुत ही अच्छी थी, समाज में इनका सम्मान था। तो आज भी देखते हो कि कहीं पंडित जी गुजरते हैं तो क्या कहते हो? प्रणाम बाबा, प्रणाम पंडित जी, उनका पैर छू लेते हो आज भी। लेकिन उतनी वैल्यू अब नहीं मिलती है ब्राह्मण लोगों का। पहले बहुत ही उनका रेस्पेक्ट होता था, सम्मान होता था। कहीं भी चले जाते थे तो उनको बैठा करके पैर हाथ धोला करके उनको खिलाया जाता था, कुछ दान दिया जाता था, खुश हो जाते थे, कहीं नाराज ना हो जाए पंडित जी हमको जो है शराप न दे दे, इसलिए लोग डरते थे। तो ये उनका जो है समाज में जो है बहुत बड़ा रिस्पेक्ट था। ठीक है। उसके बाद क्षत्रिय का भी वही लाइफ था। ठीक है। लेकिन सबसे खराब कंडीशन किसकी थी सोसाइटी में? तो सबसे खराब कंडीशन थी शूद्र की। किसकी थी? शूद्र की। ये देखिए शूद्र की सबसे बड़ी जो है उसमें जो है कंडीशंस खराब थी। ठीक है। तो शूद्र, तो क्यों शूद्र कहते हैं? तो इनको जो है समाज से बाहर रखा जाता था, मतलब सोसाइटी से थोड़ा सा दूर रखा जाता था। सपोज कर लीजिए ये आपका सोसाइटी है, यहाँ पर आप तीनों वर्ण रह रहे हो, क्षत्रिय भी रह रहे हो, ब्राह्मण भी रह रहे हो और जो है वैश्य भी रह रहे हो, ये तीनों रह रहे हैं। लेकिन शूद्र को जो है इस सोसाइटी में न रख के इस बहुत दूर जो है रखा जाता था, क्योंकि इनको अछूत लोग मानते थे। ये मानते थे कि भाई जो ये आएंगे तो हमारे जो है धर्म को नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, इसलिए इनको जो है दूर रखा जाता था। जब इस सोसाइटी में जब आते थे तो इनको कुछ बाजा बजाते हुए, ड्रम बजाते हुए आना पड़ता था, ताकि जो है सब अलर्ट हो जाए कि हम आ रहे हैं, कोई छुए किसी को नहीं। ठीक है। जो अछूत लोग थे, छुआ जाएंगे जिसको बोलते हो, है ना, तो वो सारे लोग थे शूद्र लोग। ठीक है। तो इनकी कंडीशंस अच्छी नहीं थी उस समय। क्लियर? यहां तक समझ में आ गई? तो अब क्वेश्चन किसी तरह से भी देगा कि राइट द सोशल कंडीशंस ऑफ पीपल इन ड्यूरिंग हर्षा पीरियड। तो लिख सकते हो, पॉइंट वाइज में भी लिख सकते हो कि जो है समाज जो है 4 भाग में बटी हुई थी, कौन कौन से बटी हुई थी, किसकी पोजीशन अच्छी थी और किसकी खराब थी। तो हो गया सोशल कंडीशंस, ज़्यादा लिखना नहीं है आप लोगों को, है ना। अब इकोनॉमिक कंडीशंस वहां पर क्या थी? इकोनॉमिक कंडीशंस का मतलब जो है लोग कमाते कैसे थे, कहाँ से पैसा आता था, वो सारी चीज़ के बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानकारी लेंगे। ठीक है। तो चूंकि हर्षा पीरियड, जब सोचो जब इतना महान आदमी है, इतना दान देने वाला आदमी है, तो क्या कोई गरीब रहेगा, कोई जो है दुखी रहेगा? सब तो सुख रहेगा, क्योंकि उसके राजा एकदम दिलदार आदमी है, सब कुछ दान में दे देते हैं। जिसको जो आता है कि भाई हमको ये समस्या है, उस समस्या को राजा के पास सुनाते हैं, उस समस्या का राजा जो है तुरंत हल कर देते हैं। तो कोई यहाँ पर नाराज नहीं होते हैं, कोई जो है दुखी नहीं होते हैं, ऑल वे आर हैप्पी ड्यूरिंग हर्षा पीरियड। राइट। तो इकोनॉमिक कंडीशंस वही भी देखेंगे कि उनके पास कहाँ से पैसे आते थे। तो आज भी जिनके पास अच्छे पैसे होते हैं तो वो अच्छे जीवन जीते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो चाहते हुए भी अच्छे जीवन नहीं जी सकते हैं। अच्छे कपड़े, अच्छे खाना और खुश रहना वो आज के डेट में भी है, जो है सब पैसे पर ही डिपेंड है। उस समय भी पैसे पर ही डिपेंड होता था। राइट। तो क्या थे वहां पर पैसे कहां से आते थे? तो ट्रेड से आते थे। कहां से आते थे? ट्रेड से आते थे। ठीक है। तो ट्रेड क्या होता है? व्यापार होता है। सपोज कर लिए आपके यहाँ मसाला होता है, बहुत अच्छे अच्छे मसाला की खेती होती है, और ये सपोज कर लो यहाँ पर जो है कीमती जो है स्टोन होती है या मोती होती है। ठीक है। मोती जो पहनते हो, हीरा मोती, वो सपोज कर लो। तो आप क्या करोगे? ये मसाले, इसको जरूरत है और आपको क्या जरूरत है? पर्ल से जरूरत है, मोती जरूरत है। तो आप यहाँ लेकर का मसाला बेचते हो और ये जा करके यहाँ पर मोती बेचता है, तो दोनों को क्या हो गया? फायदा हो गया।
गया? तो यही हो गया ट्रेड। तो ट्रेड वहां पर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लोरिश था, चल रहा था। ठीक है, अब तो ट्रेड होने का कोई जो है जगह होना चाहिए, कौन सा मेन सेंटर था जी जाके ट्रेड करेगा, है ना? तो वो चीज देखेंगे हम लोग ट्रेड। तो उस समय जो है कपीसा, ये याद रखिएगा, कपीसा जो आपका जो है आज जो है ये देखिए यहाँ पर पड़ता है कपीसा। ठीक है, जो है इसको पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान के पास है कपीसा। आप जो है देख लीजिएगा फिगर मैप में। ठीक है, ये कपीसा, तो ये कपीसा जो था इंटरनेशनल सेंटर ट्रेड था। कौन सा? इंटरनेशनल सेंटर ट्रेड था। मतलब जो है जो दूसरे देशों से भी लोग आते थे और अपने देशों से भी लोग जो है व्यापारी लोग जाते थे, यहीं पर जाते थे और ट्रेड करते थे। ठीक है, व्यापार करते थे। तो इंटरनेशनल ट्रेड सिटी हो गया। और इंडिया में कौन था? ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल यहाँ पे। ठीक है, ताम्रलिप्ति। तो ये पोर्ट था। पोर्ट किसको बोलते हैं? पोर्ट, ये पोर्ट होता है जहां पर हवा पानी जहाज आकर के रुकती है। तो चूंकि तो उसमें तो एरोप्लेन हुआ नहीं करता था और रूट भी था तो बहुत लंबे लंबे रूट होता था। तो जो है समुद्र के रास्ते से लोग आते थे दूसरे देशों से, तो समुद्र के रास्ते आकर के जो है यहाँ पर रुकते थे और यहीं से उतर के फिर जो है इंडिया में पूरा जाकर के ट्रेड करते थे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगी आपका कि जो है ट्रेड सेंटर जो था, कोई ट्रेड सेंटर लिखिए हर सब पीरियड के समय में। तो दो हो गया, एक हो गया आपका कपीसा जो इंटरनेशनल था और दूसरा इंडिया में था ताम्रलिप्ति। ये दो चीज आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो है दोनों ट्रेड होता था, फॉरेन ट्रेड होता था, मैंने विदेशी से आता था। कहाँ कहाँ? एक कपीसा में, ये देखिए यहाँ पर कपीसा और यहाँ पर वेस्ट बंगाल। तो यही दोनों जगह से जो है आपका ट्रेड हुआ करता था। राइट, चलिए अब यहाँ तक आप समझ में आ गया। तो अब जो है देखिए कोई भी राजा होते हैं तो उसको टैक्स चाहिए। तो टैक्स उन लोग का कहाँ से आता था? तो उस समय तो कोई फैक्ट्री नहीं चलती थी, फैक्ट्री हुआ नहीं करता था, या और कुछ ऐसा नहीं होता था कि भाई उससे टैक्स ले। तो उसमें लोग कहाँ किस पर निर्भर रहते थे? एग्रीकल्चर पे। उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर, खेती। तो खेती से ही जो लोग उपजाते थे, जो भी उन लोग प्रोड्यूस करते थे, उसी का जो है उन लोग टैक्स के रूप में ले लेते थे 1/6। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया कि टैक्स कितना लेते थे? तो 1/6। मतलब कि अगर आपका 6 भाग यहाँ पर जैसे कोई अनाज हुआ है तो उसको 6 भाग में बांट दीजिए और 1 भाग जो है आपको राजा को दे देना पड़ता था टैक्स के रूप में। वही है 1/6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई? तो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी है। ट्रेड भी हुआ करता था, इंटरनेशनल ट्रेड होता था, दूसरे देशों से लोग आकर के करते थे, तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। टैक्स भी राजा लेते थे, बहुत अच्छा टैक्स लेते थे। तो टैक्स से भी राजा भी जो है संपन्न है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी की जो चर्चा हुई है, ये आज आप लोग जब छुट्टियां मनाते हो तो वहाँ पर जरूर जाना। ये कहाँ पर है? नालंदा यूनिवर्सिटी। ये देखिए जैसे आप फिगर में आप देख पा रहे हो, यही नालंदा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यही नालंदा यूनिवर्सिटी है। आप जाओगे तो ये मिलेगा, राजगीर जब जाओगे ना तो वहाँ देखने को मिलेगा, पटना के नज़दीक है या राजगीर। तो वहाँ पर देखोगे ये खंडहर के रूप में आज भी है। ठीक है, आज भी इस तरह से टूट फूट गया है, लेकिन इस तरह से बना हुआ था। बहुत बहुत बड़ा जो था, ये पढ़ने का सेंटर हुआ करता था। देश विदेश से लोग जो हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। उसमें फेमस था नालंदा यूनिवर्सिटी। जैसे आज यूएसए चले जाते हो पढ़ने के लिए, अमेरिका, इंग्लैंड चले जाते हो पढ़ने के लिए, वैसे ही पहले का लोग जो है इंडिया आते थे नालंदा में, तो उसमें फेमस था। ठीक है, पढ़ने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा लाइब्रेरी था, बहुत बड़ा लाइब्रेरी था। इतनी सारी किताबें थी कि लोग जो है दूसरे देश से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, सीखने के लिए आते थे। ठीक है, खास करके बौद्ध। तो अभी भी जब जाओगे राजगीर में ठंडी के मौसम या कभी भी जाओगे तो देखोगे कि वहाँ पर जो है बौद्ध लोग जो है बहुत आ करके यहाँ पर रिसर्च करते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप इंडिया के हैं तो आप तो जा ही सकते हो, एक बार जरूर जाना अपने मम्मी पापा के साथ छुट्टियाँ मनाने के लिए नालंदा। ठीक है, वहाँ पर राजगीर में बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा वहीं आसपास में। ठीक है, तो वहीं पर है। तो इतनी सारी चीज है। ठीक है, चलिए, तो नालंदा यूनिवर्सिटी गया। लेकिन अब बोलता है कि हर्ष कब मर जाते हैं, हर्ष की डेथ कब हो जाती है? तो 647 CE में, लगभग 40 साल 40 ईयर्स जो है उसने शासन किया। ठीक है, इतने अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब जो है जब ये मर जाता है तो यही सबसे पावरफुल था। जब ये भी जब मर जाएगा तो क्या होगा? सब जो है छोटे छोटे राज्यों, इसके अंडर में जितना भी था, हर्षवर्धन के अंडर में जितने भी राज्य था, वो अपने आप को क्या करेगा?
आज़ाद कर लेगा कि भैया आप कोई मेरे ऊपर कंट्रोल करने वाला नहीं है, और वहाँ पर इंडिपेंडेंट किंगडम्स निकल के आ जाता है। इंडिपेंडेंट किंगडम्स उसी को बोलते हैं जो आज़ाद हो जाता है, राइट। तो देखेंगे कि कहाँ पर इंडिपेंडेंट किंग आया, तो साउथ में हम लोग पढ़ेंगे। साउथ में कौन सा आया, चालुक्य, पांडव, ये जो आते हैं, ठीक है। ये साउथ में यहाँ पर चालुक्य ये दो जगह है, और यहाँ पर पांड्या, ठीक है। ये जगह पर जो है आकर के बस जाते हैं, माने पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है बात बन जाती है, चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। तो आपने क्या क्या इस चैप्टर में सीखा? आपने सीखा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, दूसरी चीज आपने सीखा रिलीजन कैसा था, धर्म कैसा था, तीसरा चीज सीखा इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, ठीक है। ये चीज सीखा, और थोड़ा सा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने जाना कि यहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती थी, लोग देश विदेश से आते थे लोग। तो ये चैप्टर था, छोटी सी चैप्टर आपका था, तो जो समझना चाहिए था। तो क्वेश्चन कहीं से भी किसी तरह से आएगा तो अब आप जो है उसको आसानी से लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, समझ कर लिखो। किताब का रटा हुआ या कोई टीचर या कोई भी आपको गाइड जो है बता देता है उस पर रटने के पर विश्वास मत करो। जब समझ गए तो अपनी लैंग्वेज में टू दी पॉइंट लिखने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हम डेली कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो आपको डाल दें, और मुझे जो है प्रमोट करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है, अपने दोस्तों के पास या और कहीं भी लोग जो रहते हैं उनके पास शेयर करो और मुझे लाइक करो, ताकि मैं भी जो है उत्साह हो जाऊं, मुझे भी अच्छा लगे कि जो है मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वीडियो को मुझे पसंद कर रहे हैं, मैं भी उनको पसंद करूंगा। आप जो है मुझे मोटिवेट कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, ठीक है। चलिए, थैंक यू।